हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था न्यूमेरिकल्स के बारे में, सारे न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे इंटेक्स के। तो आज हम करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड गैसेस इन लिक्विड, आगे आपको देखेंगे कि लिक्विड है, गैसेस है, अलग अलग टाइप की सॉल्युबिलिटी होगी। तो सॉल्युबिलिटी में सबसे पहले सॉल्युबिलिटी होती क्या है, तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इट इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्विंग इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर। यानी कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है वो डिजॉल्व हो रहा है एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, तो उसमें मैक्सिमम आप सल्यूट जिसमें डिजॉल्व करते हो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, आप सॉल्वेंट भी स्पेसिफाइड अमाउंट में लेना पड़ेगा सल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो जैसे मैं यहाँ पे एक बीकर ले रही हूँ छोटा सा। ठीक है, ये मैंने जैसे अगर बीकर लिया, इसमें मैंने क्या लिखा, इसमें मैंने क्या रखा, वाटर। क्या रखा मैंने, वाटर। इफ अगर मैं इसमें शुगर ऐड करती हूँ, क्या ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, शुगर। ठीक है, तो शुगर, अब देखो शुगर मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, शुगर ऐड कर दिया तो क्या होगा कि शुगर के जो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो दूर ऐड करने के बाद क्या होता है, वो दूर दूर होने लगते हैं, हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करने लग जाते हैं। देख रहे हो आप, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ शुगर के मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करने लग जाते हैं, कुछ इस टाइप से, ऐसे। ठीक है ना, तो ये जब इंटरैक्ट एक साथ करने लग जाते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम, डिसोल्यूशन। ठीक है, तो डिसोल्यूशन वो प्रोसेस होता है ना जिसमें कि सल्यूट क्या होता है, मिक्स होता है। जैसे यहाँ पे शुगर के बारे में मैंने बताया, इसी तरह जो ये शुगर का जो डॉट है ना, तो शुगर के मॉलिक्यूल डिस्पर्स हो जाएंगे। ये देखो पानी में आने के बाद क्या होगा कि ये शुगर का जो आइटम है या मॉलिक्यूल है वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ डिस्पर्स होने लगेगा। ठीक है, तो वो जब डिस्पर्स होगा ना तो मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। सो इट कैन हैपन, ऐसा हो सकता है कि दैट जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना, तो दे माइट कम क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है ना, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप शुगर के मॉलिक्यूल, आप वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, मूव करेंगे ना अंदर अंदर, तो क्या माइट कम क्लोजर टू ईच अदर, साथ में आ जाएंगे टू द सल्यूट पार्टिकल। तो अब देखो सल्यूट पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होगी, सल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन आ रहा है समझ में। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन किसे कहते हैं। देखो किसी भी सोल्यूशन के अंदर सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये हमारा वाटर था, पहले हमने लिया था ना वाटर, उसके अंदर हमने शुगर डाला, तो सल्यूट एंड सॉल्वेंट का अगर इंटरेक्शन होगा ना, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोलेंगे। आ रहा है समझ में, क्यों, क्योंकि शुगर का जो पार्टिकल्स था वो क्या होता है कि वाटर के पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट हो जाता है और कंटिन्यूअसली मूव करने लगता है। ठीक है ना, तो उस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहेंगे, जिसमें सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों आएगा। ठीक है, अब अगर मैं क्रिस्टलाइजेशन की बात करूँ ना, तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जब भी आप, जैसे हम सल्यूट इंटरेक्शन की बात करते हैं ना, तब हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस उसे कह सकते हैं, राइट। दोनों ही सल्यूट होना चाहिए। आ रहा है समझ में, तो सल्यूट इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो हम देखें तो किसी भी सोल्यूशन में दोनों प्रोसेस अगर हो रहे हो, मान लो अगर कोई भी एक सोल्यूशन हमने लिया है, ठीक है, तो उसमें ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, डिसोल्यूशन भी हो रहा है और क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन होता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसको हम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब जब दोनों साथ में प्रोसेस हो रहे हैं तो उस टाइम में क्या होगा कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आ रहा है समझ में, रेट, तो रेट जो होता है दोनों का कैसा होगा, इक्विलिब्रियम पे सेम हो जाएगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको आई होप कि सॉल्युबिलिटी पता चल चुका होगा, डिसोल्यूशन किसे कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं। सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डिसोल्यूशन होता है, सल्यूट इंटरेक्शन क्रिस्टलाइजेशन होता है। दोनों साथ में हो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों सेम हो जाते हैं।
राइट। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब हम क्लासिफाइड करेंगे सोल्यूशन को अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। तो सोल्यूशन को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहला जो सोल्यूशन आता है ना, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सबसे फर्स्ट सोल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं, इसके 3 टाइप होते हैं। पहला आता है आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, दूसरा जो आता है वो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, तीसरा जो आता है वो आपका होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहली वाली बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की, राइट। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि देखो, दो सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट रूम टेम्परेचर, यानी कि ऐसे सोल्यूशन जहाँ पे जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा हम सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे आप एग्जांपल की बात करो ना, तो उसमें क्या होगा, एक ग्लास लिया है, ठीक है, पानी का, उसमें 1 स्पून चीनी डिसॉल्व किया, 2 स्पून चीनी डिसॉल्व किया, 3 स्पून चीनी डिसॉल्व किया, तो वो क्या होगा कि डिसॉल्व होता रहेगा। तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हम डिसॉल्व कर सके, वो अनसैचुरेटेड फिर बन जाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। फिर सेकेंड जो आता है ना, वो आता है आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि दो सोल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व एट रूम टेम्परेचर, यानी कि ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनमें अब यानी एक लिमिट हो जाती है, समझ में आया, कि इससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल लूँ ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक ग्लास ऑफ वाटर आप ले सकते हो ना, जिसमें उसमें क्या करना है आपको, हम 10 चम्मच अगर चीनी डालें, ग्लास ऑफ वाटर लिया, 10 चम्मच अगर हम चीनी डाल देते हैं एक साथ करें, तो क्या वो डिसॉल्व होगा? नहीं डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो वो जो सोल्यूशन हो जाएगा, नीचे जमने लगेगा ना, तो वो सोल्यूशन क्या होगा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो ही उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। आ रहा है समझ में? आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा और देन वो पूरी तरह से डिसॉल्व होगा। अब ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको टेम्परेचर की हेल्प लेनी पड़ेगी, वरना नहीं होगा। अब थर्ड जो आता है ना, वो सुपर सैचुरेटेड आता है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है ना। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब ये होता है दो सोल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व एट अ टेम्परेचर हायर देन रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा अगर होगा, अगर हम हाई चले जाते हैं रूम टेम्परेचर से हाई, तो कोई भी सोल्यूट डिसॉल्व होगा नहीं, राइट। इस वजह से बोला है कि ऐसे सोल्यूशन जिनमें नो मोर ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व एट अ टेम्परेचर हायर देन रूम टेम्परेचर। ओके, तो रूम टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर देते हैं, हाई कर देते हैं, तो फिर डिसॉल्व होना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि आप टेम्परेचर हाई करते जाओगे तो नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व्स। ओके, जैसे पता चल रहा है आपको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो, एक सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, सोल्यूट को हम डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, तभी तो क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा ना। तो देखो, सोल्यूट है और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो जब हम सोल्यूट से सॉल्वेंट की ओर जाते हैं ना फॉरवर्ड प्रोसेस में, तो जब भी सोल्यूट को हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, डिसोल्यूशन। अभी हमने देखा था ना ये चीज़ यहाँ पे। और वही हम सॉल्वेंट से सोल्यूट की ओर आते हैं, तो वो क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो आपको ये रिवर्स डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब हम देखो डेफिनेशन देखें ना सोल्यूबिलिटी की प्रॉपर फॉर्म में। तो सोल्यूबिलिटी वो चीज़ है जो हम, मैंने आपको बोला कि अमाउंट ऑफ व्हाट, सॉलिड। तो अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आप क्या लेते हो, सॉल्वेंट आपको फिक्स ही रखना है 100 ग्राम पूरे चैप्टर के अंदर। अभी हमने न्यूमेरिकल्स किया तो उसमें भी 100 ग्राम ही लेना है। तो अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है ना। कोई भी एक टेम्परेचर पे आपको इतने में ही आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा टू फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन। दैट इज व्हाट, सोल्यूबिलिटी। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब हम आगे जो करने वाले हैं वो आएगा सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, सोल्यूशन जो होता है ऐसे आपको अलग अलग 3 या 4 टाइप में देके रखा है आपकी बुक्स में। सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड करेंगे, उसके कुछ फैक्टर्स हैं वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ कुछ फैक्टर्स है जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता ही आता है, फैक्टर्स पूछते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है ना, वो आता है नेचर ऑफ
नेचर ऑफ सल्यूट एंड द सॉल्वेंट, राइट, नेचर ऑफ सल्यूट एंड द सॉल्वेंट। केमिस्ट्री का प्रिंसिपल ही यही कहता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अच्छा, इसका मतलब क्या है लाइक डिजॉल्व लाइक का? ठीक है, अब पहली बात तो ये है, सॉलिड लिक्विड की बात कर रहे हैं हम सोल्यूशन में, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट किस टाइप का है नेचर में, वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब यही होता है कि जितने भी यानी आप कह सकते हो पोलर सल्यूट होता है ना, होंगे, दे ऑल आर गोइंग टू बी सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ किसकी? पोलर सल्यूट की। ठीक है ना, तो पोलर सॉल्यूट जो होता है ना, वो कौन से होते हैं पोलर सॉल्यूट? तो ध्यान रखना, पोलर सॉल्यूट आर ऑलवेज गोइंग टू बी सोल्यूबल इन वाटर। ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जो इजीली वाटर में सोल्यूबल हो जाए। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या आएगा? शुगर ले लो आप, ठीक है ना, शुगर ले सकते हो, सॉल्ट ले सकते हो, कोई भी जो इजीली वाटर में डिजॉल्व हो। आ रहा है समझ में? उनको क्या कहते हैं? पोलर सॉल्यूट्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है ना इसमें, वेयर एज नॉन पोलर जो हमारे पास सल्यूट्स होता है ना, नॉन पोलर सल्यूट्स, नॉन पोलर सल्यूट्स में आपका एग्जांपल आ जाएगा जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं। जैसे कि बेंजीन है, CCl4 है, ईथर है, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही वो क्या होगा? डिजॉल्व होगा। तो नॉन पोलर सॉल्यूट हमें ऐसा लेना पड़ेगा जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। किस में डिजॉल्व होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। मैंने आपको एग्जांपल कौन कौन से बताया है? बेंजीन, CCl4, ईथर। तो देखो नॉन पोलर का जो एग्जांपल आएगा वो आपका आ जाएगा नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। ठीक है ना, नेफ्थलीन जो होता है ना, वो क्या होता है कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही हमें लेना पड़ता है। बेंजीन, CCl4, CS2, ईथर, ये सब हमें लेना पड़ता है, उसी में वो डिजॉल्व हो पाता है, राइट। तो अब हम आगे देखने वाले हैं। देखो आप लोग को पता है ना कि शुगर दैट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, शुगर जो होता है ना वो है ना सोल्यूबल हो जाता है वाटर के अंदर। ठीक है ना, वैसे हम देखें क्यों? क्योंकि शुगर सॉल्ट है हमारे पास, शुगर है, ये सारे क्या होते हैं? रेडिली सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर के अंदर। सॉल्ट में अगर बात करूँ, क्योंकि सॉल्ट जो होता है ना वो आयोनिक कैरेक्टर भी लेता है। जैसे Na+ और Cl- है तो आयनिक सल्यूट भी बनाता है ना, आयनिक सल्यूट हो गया ना। तो शुगर भी वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा और सॉल्ट भी पानी के अंदर सोल्यूबल होगा। लेकिन अगर हम सोल्यूबिलिटी कंपेयर करें सॉल्ट एंड वाटर की, अगर मैं सोल्यूबिलिटी कंपेयर करती हूँ ना सॉल्ट एंड वाटर की, तो सोल्यूबिलिटी के हिसाब से क्या होता है कि सॉल्ट जो होता है ना वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू शुगर। वाई ऐसा? क्योंकि देखो शुगर जो होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, सो सोल्यूबिलिटी जो उसकी होती है ना वो लेस होती है कंपेयर टू सॉल्ट। ठीक है, तो इजीली डिजॉल्व नहीं हो पाता, राइट। जैसे आप बात कर रहे थे नेफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं ना वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट उसी को अगर आप बेंजीन में ले लोगे, CCl4 में ले लोगे तो वो इजीली सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने सबसे पहला फैक्टर देखा नेचर, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का। सेकेंड जो आता है वो आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टेम्परेचर जैसे इसमें क्या है, टेम्परेचर के अंदर ली चैटलियर्स करके प्रिंसिपल आता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ने क्या बोला था एक्चुअल में? इसके प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसा था कि जो प्रोसेस होती है ना वो एंडोथर्मिक में और एक्सोथर्मिक में, दो टाइप के प्रोसेस में टेम्परेचर डिपेंड करता है। जैसे हम इन सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करें ना तो उसमें क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ठीक है, डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। देखो पहले एक काम करते हैं हम, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से इसका मीनिंग बता देती हूँ। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट क्या होती है, हीट जो होती है ना उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होती है मतलब एंडोथर्मिक, हीट रिलीज होती है उसमें क्या बोलते हैं हम उसको, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इन सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर कि द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। सैचुरेटेड में क्या होगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस जो होगी वो एंडोथर्मिक होगी। ओके, तो उसके एंडोथर्मिक होने की वजह से क्या होगा कि डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0।
अब एंथैल्पी, ठीक है ना, तो दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ना तो टेम्परेचर के साथ, यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी विथ टेम्परेचर। ओके, तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टी मतलब टेम्परेचर, एस मतलब सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक की बात करूँ ना, तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि डेल्टा एच इज लेस देन 0। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर वो इवैल्यूएशन ऑफ हीट होती है, हीट रिलीज होती है ना, इस वजह से क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अभी देखो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाली हूँ, सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी है, ये क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना उसमें सोडियम नाइट्रेट लेंगे, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, और यहाँ पे Ki पोटेशियम आयोडाइड। तो इसमें क्या होता है कि देखो फर्स्ट में आप कोई भी सॉल्ट ले लो जिसमें कि इन दोनों में AgNO3 और Ki में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो स्लोप आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इस टाइप से आपको ग्राफ दिखेगा, ठीक है। वैसे ही आप NaNO3 ले लो, सोडियम नाइट्रेट ले लो, ये आपका क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, वैसे ही आप क्या ले लोगे, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट में इस टाइप से कुछ आ जाएगा। तो सोडियम नाइट्रेट में भी देखो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे NaNO3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, KCl ले लो, तो वो भी उसमें भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। KCl पोटेशियम क्लोराइड का भी ले लो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ग्राफ में प्रॉब्लम कहाँ से चालू होती है, लिथियम सल्फेट। जब भी आप लिथियम सल्फेट की बात करते हो तब से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि लिथियम सल्फेट जो है उसमें सॉल्युबिलिटी यहाँ से देखो डाउन हो जाती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। तो ये हो जाएगा लिथियम सल्फेट, ओके। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए एक्स्ट्रा कि आपको पता चले कि ली चैटलियस प्रिंसिपल के हिसाब से सॉल्युबिलिटी कैसे सॉल्ट पे इफेक्ट करती है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लिथियम सल्फेट का देखा आपने, उसी टाइप से सीरियम सल्फेट भी होता है। सीरियम सल्फेट में भी पता है क्या होता है, जिसमें वही है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखो आपको मैं बताती हूँ, Ce2SO4 होल थ्राइस, सीरियम सल्फेट, इसमें भी सेम ऐसा होता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक न्यू टर्म आता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जिसके बारे में अब अभी हम देखेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होता क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ठीक है। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का मतलब ये होता है कि आर दोज विच हैज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, विच हैज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिनका क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब मैं आपको अभी हम आगे थोड़ा देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब जिसमें मान लो आप ऐसा लेते हो ना Na2SO4.10H2O। अब ग्राफ हमने इंक्रीज किया विद इंक्रीज इन टेम्परेचर 10H2O बता रहा है, लेकिन अगर डिक्रीज हुआ तो 10 से डायरेक्ट 4 पे चला गया, 5 पे चला गया, तो वो आपका क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी मैं आपको देखो ग्राफ के हिसाब से समझाऊंगी ना तो क्लियर हो जाएगा। देखो ग्राफ हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी है, ये हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैंने Na2SO4.10H2O लिया है, मतलब सोडियम सल्फेट लिया है। तो सोडियम सल्फेट में आप देखोगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, Na2SO4.10H2O, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, अब उसके बाद है ना ग्राफ धीरे धीरे से डिक्रीज होता जाएगा इस टाइप में, जो कि ये जो ग्राफ होगा Na2SO4, देखो यहाँ पे आपको क्लियर पता चलेगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ओके। Na2SO4.10H2O मतलब कि यहाँ पे इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 10 है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है ना, कि जब तक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज नहीं हो जाता तब तक सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ। लेकिन वंस अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप रिमूव कर दोगे, यानी कि लूज करते जाओगे, हटता जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ। आ रहा है समझ में, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सुनना ध्यान से, कि जब तक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज नहीं हो जाता तब तक सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन वंस अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव्ड हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। तो अब देखोगे इसमें ये वाले पूरे
इसको क्या बोलते हैं हम, इस पॉइंट को देखो यहाँ पे 10 वाटर था, इंक्रीज इन टेम्परेचर ये बढ़ा, और उसके बाद देखो ये 10 वाटर है ना, यहाँ पे कितना हो गया 0, Na2SO4 ही है यहाँ पे अब, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके, ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। अब इसके लिए मुझे ना ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है ना वो फिक्स होता है एवरी सॉल्ट के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे Na2SO4 लिया है तो उसके लिए हो जाता है 32.8। सबके लिए अलग अलग ट्रांजिशन टेम्परेचर्स होते हैं। ओके, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा ट्रांजिशन टेम्परेचर किसे कहते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे Fe, देखो ये सॉल्युबिलिटी है, ये टेम्परेचर है। ओके, तो अब मैं ग्राफ जो ड्रॉ कर रही हूँ ना वो FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट, ठीक है ना, उसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। तो उसके लिए FeSO4.7H2O में ग्राफ कुछ इस टाइप से इंक्रीज होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा, ग्राफ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी और टाइम में FeSO4.7H2O, बाद में ये क्या होगा FeSO4 7 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 4H2O आ जाएगा, तो FeSO4.4H2O आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें 7 है और बाद में ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके, तो अब ये जो डिक्रीज हो गया ना, इसमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमने लूज किया, तो ये कितने पे आ गया, यहाँ पे 4 पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 पे आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 पे जब आ जाता है तो उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर भी यहाँ पे 61.8 हो जाता है डिग्री सेल्सियस, जो भी आप लोग। तो ये हमने देखा। फिर हम देखते हैं कि CaCl2। अब ये ग्राफ हमें पता चल गया कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं यहाँ पे, जिसमें कि हम यहाँ पे 10 से 0 पे गए, यहाँ पे 7 था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे 4 हो गया। तो ये इसने क्या किया, लूज किया। आ रहा है समझ में? ठीक है, फिर हम देखते हैं CaCl2 में बहुत सारे कर्व्स होते हैं, राइट। अगर मैं CaCl2 की बात करूँ ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे कर्व्स होते हैं। देखो कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से होता है CaCl2 का कर्व्स।